हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, आज के पूरे वीडियो में ये चार्ट पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। इस चार्ट को याद करने में आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। मैं आपको जिस शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, आप उस तरीके से अगर याद करोगे तो आपको कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा याद करने में। सबसे पहले बात करेंगे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की। इनका जो शॉर्ट फॉर्म है या फिर इनका जो कीवर्ड है जिससे आपको इन्हें याद रखना है वो है SVI। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम मैंने आपको बताया बहुत ही स्लो होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पास हमें करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा स्वैप इसमें हमें करने पड़ते हैं। सब कुछ इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और तीनों ही केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में, हमें जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है वो मिलती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बट एफिशिएंट बबल की हमने बात की थी, इसमें हमें एरे जो है वो सॉर्टेड मिलेगा और सॉर्टेड मिलते ही अगर एक भी स्वैप नहीं होता तो हमने बात की थी बबल सॉर्ट वहीं बंद हो जाती है। इस वजह से अगर एरे सॉर्टेड है उसे बोला जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये टर्म आ जाती है, एफिशिएंट बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो हम मानेंगे कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में हो जाएगी वो n, बट एवरेज और वर्स्ट केस में हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम लेंगे पहले की तरह, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सिर्फ एक बेस्ट केस में ही यहाँ पे चेंज हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें सिलेक्शन सॉर्टिंग की। सिलेक्शन में देखो, आपको सबसे पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है पूरी की पूरे एरे में से। आप जब एक एलिमेंट को सर्च करोगे तो आपको एक बार पूरे एरे को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको n टाइम चलना पड़ेगा और फिर आप करोगे स्वैपिंग। तो स्वैपिंग भी हम करते हैं n से कैलकुलेट, दोनों को मिला के हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। इसलिए सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बेस्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एवरेज में भी n स्क्वायर और वर्स्ट में भी n स्क्वायर। कुछ भी अलग नहीं है, तो हमारे लिए कंफर्टेबल है कि हमें याद अच्छे से रहेगा। इंसर्शन में देखो क्या होता है, आपने पहला एलिमेंट एरे में से पिक किया, कोई एरे था उसमें पहला एलिमेंट लिया, उसे आप क्या करोगे, एक ही पास में सबसे लेफ्ट साइड में इंसर्ट कर देते थे, उसकी लोकेशन फिक्स हो जाती थी। अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा स्वैप कब करने पड़ेंगे, सबसे ज़्यादा हमें चेंज कब करना पड़ेगा, अगर एरे हमें सॉर्टेड नहीं मिले। तो इंसर्शन सॉर्टिंग में आपको ध्यान रखना है, अगर एरे सॉर्टेड होता है तब हमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। और बाकी के जो केस होते हैं जिसमें एरे हमें सॉर्टेड नहीं मिलेगा, वहाँ पे देखो इंसर्शन सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी बोलती है कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब n स्क्वायर। ये बात करेंगे SVI की, और n स्क्वायर मतलब इससे ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो हम बात ही नहीं करेंगे, n स्क्वायर सबसे ज़्यादा है। SBI में देखो प्रमोशन भी ज़्यादा होते हैं, सैलरी भी ज़्यादा होती है, बट SBI बैंक के अंदर तक पहुंचना, मतलब इंसर्शन होना, इंसर्ट होना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इस प्रक्रिया को देखोगे तो ये बहुत कम है, n लोग ही SBI के अंदर इंसर्ट हो पाते हैं। अब सिलेक्शन और इंसर्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स है कि n स्क्वायर ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बात होती है सिर्फ इंसर्शन की। इंसर्ट कौन लोग होंगे, तो जितने ज़्यादा लोग देंगे उनमें से सिर्फ आधे ही लोग, मतलब n स्क्वायर ने अगर एग्ज़ाम दिया तो n को ही वो SBI के अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब नौकरी देंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। और दूसरी अब बात, एक ग्रुप और बनाएंगे जिसमें हम नाम याद रखेंगे हीप का, मर्ज का और क्विक का। तीनों को याद करने में आपको ईजी क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ तीनों को ही हमने जब बात की थी तो मैंने बताया था हीप में देखो क्या होता है, अगर वो है मैक्स हीप तो मैक्सिमम नंबर आएगा सबसे ऊपर ट्री में, बाद में जो है वो नंबर छोटे होते जाएंगे। इस तरीके से हम ट्री बना रहे थे। मिन हीप में क्या होगा, सबसे मिनिमम नंबर आएगा सबसे ऊपर, देन जो है नंबर बड़े होते जाएंगे और लीफ नोड के ऊपर हमें इस पूरी ट्री के सबसे मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। ये हमने बात यहाँ पे की थी। क्विक सॉर्ट के अंदर क्या था, पूरे का पूरा जो एरे है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे यूजिंग पाइवोट एलिमेंट, और यहाँ पे भी देखो क्या हो जाता है,
आपको लेफ़्ट साइड में तो रखने हैं छोटे एलिमेंट और राइट साइड में लिखने हैं आपको बड़े एलिमेंट। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो एक ट्री ही बनेगा, पाइवोट एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, छोटे एलिमेंट सारे के सारे एरे के यहाँ और बड़े एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। इसको हम वापस से डिवाइड करते हैं यूजिंग पाइवोट एलिमेंट। फिर से इसे डिवाइड करेंगे तो पाइवोट आ जाएगा यहाँ पे, और इससे पाइवोट से छोटे एलिमेंट इधर और बड़े एलिमेंट इधर। थर्ड चीज़, मर्ज सॉर्ट में भी हमने कहा था कि पूरे के पूरे एरे को ब्लाइंडली डिवाइड कर दो, आधा कर दो। आधे करते ही क्या होगा, वापस से वही ट्री बन जाएगी, इसकी लोकेशन फिक्स हो जाएगी, इससे छोटे एलिमेंट इधर, बड़े एलिमेंट इधर। फिर इसे फिर से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मिड वाला एलिमेंट, छोटे एलिमेंट इधर और बड़े एलिमेंट इधर। जब भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई बड़ा एरे, अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो दो भागों में, एक छोटे वाला भाग एक बड़े वाला भाग, तब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा याद रखना होती है log n। ये log n है ना, आपको पूरे के पूरे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, क्योंकि ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, log n मतलब आधा, आपकी जो प्रॉब्लम थी, आपकी जो समस्या थी वो आपने आधी कर ली। इसलिए हीप, मर्ज और क्विक, इन तीनों में ही हम क्या करते हैं, पूरे एरे को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम हो जाती है आधी। आधी होने के बाद क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, उनको कंपेयर करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो उन सब का बड़ा बड़ा अगर हम बिग ओ की फॉर्म में देखें तो n टाइम तो लगेगा हमें उनको सॉर्ट करने में, और प्रॉब्लम को डिवाइड करने में लगेगा log n। तो हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। एवरेज केस में भी यही होती है n log n, और वर्स्ट केस में भी यही होती है। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में 2 लिखा हुआ मिले तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरीके से यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो। उसका एक अलग मेथड गणित होता है, वो अपने उसमें नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 क्यों लिखना है, हमें n log n पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मर्ज सॉर्टिंग का भी सेम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है n log n, एवरेज में भी n log n और वर्स्ट में भी होती है n log n। बट बात करें क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिदम की, तो बेस्ट केस मतलब अच्छे से अच्छा ये जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देती है n log n में, एवरेज में भी ये बढ़िया परफॉर्म करती है n log n। बट इसका जो वर्स्ट केस होता है उसमें हम ये मानते हैं कि हमें बहुत ही बुरी तरह से अनसॉर्टेड अगर कोई एरे मिल जाए, उसे सॉर्ट करने में क्विक सॉर्टिंग एल्गोरिदम की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है n स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट हो जाता है यहाँ पे पूरा। आपको इस पूरे चार्ट को इस तरीके से ही याद करना है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, इनको आपको SBI के फॉर्म में याद करना है ताकि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद रहे, n स्क्वायर के पास में चली जाती है। हीप, मर्ज और क्विक में हम पूरी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, इस वजह से प्रॉब्लम आधी हो जाती है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाती है log n। और अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना ईजी है याद रखना। अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं कर पाओगे। आप इस चार्ट का एक पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल के रख लो, जैसे ही एग्ज़ाम हमारा नज़दीक हो आप इनको रिवाइज कर लेना। लास्ट एल्गोरिदम की बात की थी हमने, रेडिक सॉर्ट का हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी की तरह। अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली कोई वर्ड दिए हुए हैं, उनको सॉर्ट करना है, तब हम रेडिक सॉर्ट का यूज़ करते हैं। और उसमें भी मैंने आपको बताया था, जितना बड़ा वर्ड होगा, मान लेते हैं कोई आपको इस तरीके से वर्ड दिए हैं, इस पे डिपेंड करता है रेडिक सॉर्ट में कितने वर्ड आपको दे रखे हैं और उनमें भी कितने अल्फ़ाबेट से वो वर्ड बना है। यहाँ पे देखो 4 पास होने हैं, पहला पास होगा उसमें लास्ट वाला अल्फ़ाबेट कंपेयर होगा, दूसरे पास में हम इसे कंपेयर करेंगे सेकंड वाले अल्फ़ाबेट को, थर्ड पास में हम इसे कंपेयर करेंगे और चौथे पास के अंदर हम H को कंपेयर करेंगे। n नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, 1 2 3 4, इनको हमें कितनी बार पास करना ही पड़ेगा जितने अल्फ़ाबेट से वो वर्ड हमारा बना है। यहाँ पे बना है 4 से, हम ये लिख देते हैं कि m का मतलब कि वो वर्ड 4 का है तो 4 पास लगेंगे। अगर वो वर्ड 5 अक्षरों का होता, 5 अल्फ़ाबेट का होता तो उसमें 5 पास लगते। जितने अल्फ़ाबेट होंगे उतने पास यहाँ पे लगेंगे और उसे आप मल्टीप्लाई कर देना कितने वर्ड आपके पास है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 4 वर्ड है, इसलिए हमने n को ले लिया 4 और इसे भी ले लिया 4। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, एग्जैक्टली लगेगी 16, बट इसे हम
इस चार्ट में किस तरीके से लिखेंगे, रेडिक्स के अंदर देखो अगर n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और साथ में आप उसको मल्टीप्लाई करोगे k से, k का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस पूरे के पूरे वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं। एवरेज केस में भी n k इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, n तो होता है नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, k होता है उस एक वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं। समझ में आपको आ गया होगा यहाँ पे। रेडिक्स बिल्कुल अलग है, मैंने आपको इसे अलग वीडियो में ही समझाया है और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, तो हमें ये याद रह जाएगा, कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है इसमें। बट अगर बात करें वर्स्ट केस की, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n+k। ठीक है, ये इतनी सी ही चीज़ है जो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान करना है। बाकी अब मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको ये टेबल याद हो गई इस वीडियो में या नहीं, और आपके लिए ये कितनी यूज़फुल रही। आज तक आपने इसको याद किया, आपसे नहीं हो रही थी या जो भी प्रॉब्लम थी, इस टेबल ने आपको कितना हेल्प किया, ये मुझे आप ज़रूर बताना। बाकी अगर आप इस टेबल से याद करते हो तो आप ये देख लो कि कितने यहाँ पे हमने 8 सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बस 5 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो, और ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं करवाएगी। अब आप खुद अपने प्रैक्टिस सेट उठाना, उनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं हो सकता। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।